मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में धारा 14 और 15 के प्रावधानों पर चर्चा कर रहा हूँ। धारा 14 में जो प्रतिपादित सिद्धांत है वह एक कहावत पर आधारित है, जिसके अनुसार दोषपूर्ण कार्य करने का दोषपूर्ण आशय ही मनुष्य को दोषी बनाता है। यह आपने पिछले वर्ष भारतीय दंड संहिता का जब अध्ययन किया था तब भी आपने इस पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया होगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जब हमने शुरुआत में निर्वचन खंड पर चर्चा की थी, उस समय भी हमने दो प्रकार के तथ्य का वर्ग पर चर्चा की थी, जिसमें पहले तरह के तथ्य भौतिक या बाह्य तथ्य जो 5 सेंसेस से ज्ञात होते हैं, और दूसरे तथ्य जो मनोवैज्ञानिक या आंतरिक तथ्य हैं, जिसको हम 6 सेंस भी कह सकते हैं, पर हम चर्चा कर चुके हैं। जब हम धारा 14 का अध्ययन करते हैं तो धारा 14 जो है वह मन, शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना दर्शित करने वाले तथ्यों को सुसंगत बनाती है। जब हम किसी अपराध या कार्य के किए जाने के बारे में चर्चा करते हैं तो न्यायालय उस कार्य के किए जाने के आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य या सदिच्छा आदि पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि जहाँ कार्य किए जाने का आशय, ज्ञान, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य व्यक्ति को दोषी बनाते हैं, वहीं सद्भाव और सदिच्छा जो है वो उस कार्य को अपराध की श्रेणी से बाहर कर देते हैं। धारा 14 के अंतर्गत जो मन की, शरीर की या शारीरिक संवेदना की दशा जो है उसका अस्तित्व विवादक या सुसंगत तथ्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब हम धारा 14 के दृष्टांत पर दृष्टिपात करते हैं तो इस धारा के जो दृष्टांत हैं उनका यदि हम वर्गीकरण करें तो दृष्टांत ड, झ, न, ण और तय आशय को स्पष्ट करने वाले कहे जाते हैं। जैसे दृष्टांत ड ये कहता है कि कै पर ख की ख्याति को अपहानि करने के आशय से लांछन प्रकाशित करने और मानहानि करने का अभियोग है। यह तथ्य कि ख के बारे में कै ने पूर्व में प्रकाशन किए, जिससे ख के प्रति वैमनस्य दर्शित होता है। तो यह तथ्य जो है वो ख की ख्याति की अपहानि करने का आशय कै का है, यह साबित करता है। इसी तरह यदि हम दृष्टांत तय का अवलोकन करें कि कै का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है, यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध के करने का आशय उपदर्शित होता है, सुसंगत है।
अगर हम ज्ञान को स्पष्ट करने वाले दृष्टांत को देखें तो शुरुआती जो 4 दृष्टांत है क, ख, ग और घ, वे ज्ञान दर्शित करने वाले तथ्य हैं के उदाहरण हैं। जैसे दृष्टांत क के अनुसार, क चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे से कई अन्य चुराई हुई चीज़ें भी प्राप्त हुई थीं, कब्जे में थीं, तो यह जो है वो सुसंगत कहा जाता है, क्योंकि वह हर एक वस्तु के चुराई होने के बारे में जानता था। इसी तरह यदि हम सद्भाव दर्शित करने वाले दृष्टांत की बात करें तो दृष्टांत च, छ और जय सद्भाव स्पष्ट करने वाले उदाहरण हैं। जैसे दृष्टांत च कहता है, ख द्वारा क पर यह वाद लाया जाता है कि ग के बारे में क ने ख से कपटपूर्ण व्यपदेशन किया था। तो इस वाद में यह तथ्य कि जब क ने ग को क्षोधक्षम व्यपदिष्ट किया था, तब ग को उसके पड़ोसी और उससे व्यवहार करने वाले व्यक्ति क्षोधक्षम समझते थे। यह दर्शित करने के नाते कि क ने व्यपदेशन सद्भावपूर्वक किया था, सुसंगत है। इसी तरह यदि हम उपेक्षा का दृष्टांत देखें, ढ क ऐसी उपेक्षा करने के लिए ख पर वाद लाता है जो ख ने उसे युक्तियुक्त रूप से अनुपयोग्य गाड़ी भाड़े पर देने के द्वारा क्षतिकारित हुई थी। तो यह तथ्य कि उस विशिष्ट गाड़ी की त्रुटि की ओर अन्य अवसरों पर भी ख का ध्यान आकर्षित किया गया था, तो यह जो है ख की उपेक्षा साबित करने के लिए सुसंगत है। इसी तरह यदि हम दृष्टांत ट देखें तो प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है? तो अभिकथित क्रूरता के थोड़ी देर पहले या पीछे उनकी एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य हैं। तो ये शारीरिक संवेदना दर्शित करता है। इसी तरह यदि हम बात करें दृष्टांत ड की प्रश्न यह है कि क के स्वास्थ्य की दशा उस समय कैसी थी जिस समय उसके जीवन का बीमा कराया गया था। प्रश्नगत समय या उसके लगभग अपने स्वास्थ्य की दशा के बारे में क द्वारा किया गया कथन सुसंगत है। तो ये शारीरिक दशा को सुसंगत बनाता है। दृष्टांत 14 के जो हैं वे हमने देखे, लेकिन धारा 14 को संपूर्ण रूप से पढ़ने के लिए आवश्यक है कि इसमें जो 2 स्पष्टीकरण दिए हुए हैं उनका भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाना चाहिए। तो धारा 14 का स्पष्टीकरण 1 जो है वो ये कहता है कि जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, तो उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। यानी कि एक जनरल नेचर जो है वह अपराधी का साबित नहीं किया जाना है, बल्कि उस विशिष्ट अवसर पर उसका व्यवहार कैसा था यह साबित किया जाना चाहिए। यदि हम अंतिम दृष्टांत तय का पुनः अवलोकन करें तो क का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है
यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस प्रकार के अपराध करने की उसकी साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है, यह इर्रिलेवेंट है। तो साधारण प्रवृत्ति नहीं बल्कि विशिष्ट विषय का तथ्य जो है वो साबित किया जाना होता है। इसी तरह यदि हम बात करें स्पष्टीकरण 2 की, तो स्पष्टीकरण 2 ये कहता है कि यदि अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत होती है। अर्थात जब हम एक ही अपराध को दोबारा पुनः करते हैं, तब स्पष्टीकरण 2 जो है वो यह प्रावधान करता है कि पूर्व दोष सिद्धि जो है वो सुसंगत मानी जाएगी। और आप सामान्यतः जानते भी हैं, जैसे प्रथम अपराध किए जाने पर कम सजा होती है और उस अपराध का रिपीट किए जाने पर सजा जो है वो बढ़ जाती है। तो ये रिपीट क्राइम वाले मामलों में स्पष्टीकरण 2 जो है वो लागू किया जाता है। और यह जो स्पष्टीकरण 2 है वह 1891 में धारा 14 में जोड़ा गया था। इसके बाद यदि हम बात करें धारा 15 की, तो धारा 15 जो है वो एक सिमिलर सा ही एक प्रोविजन करता है, जिसमें कार्य आकस्मिक था या शास्य था को स्पष्ट करने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में वर्णन किया गया है। तो धारा 15 में जो साक्ष्य दिया जाता है वह समरूप घटनाओं की आवली या पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑक्यूरेंसेस का साक्ष्य जो है वो दिया जाता है। यह हम धारा 6 में भी अध्ययन कर चुके हैं। उसी का विस्तार जो है धारा 15 में दिया हुआ है। इसके यदि हम दृष्टांत क का अवलोकन करें, तो क पर यह अभियोग है कि उसने अपने ग्रह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए जला दिया। तो यह तथ्य कि कई ग्रहों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया और हर एक में आग लगी और हर एक अग्निकांड के पश्चात उसने भिन्न बीमा कार्यालय से बीमा धन प्राप्त किया, तो यह इस नाते सुसंगत है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे, दर्शित होता है। इसी तरह यदि हम दृष्टांत ग का अवलोकन करें, तो दृष्टांत ग यह कहता है कि ख को कपटपूर्वक कूटकृत सिक्का परिधान करने का क अभियुक्त है। प्रश्न तब यह तथ्य कि ख को परिधान के तुरंत पहले या पीछे क ने ग घ और ड को कूटकृत रुपये प्रदान किए थे, इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि ख को किया गया प्रदान आकस्मिक नहीं था। तो जब रिपीटेड क्राइम होते हैं तो वहाँ पर धारा 15 में उस कार्य के आकस्मिक या शास्य होने के तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए तथ्यों की सुसंगति के बारे में धारा 15 में विवेचना की गई है। धारा 14 और 15 में चूंकि सिमिलर से प्रोविजन है, इसलिए इन दोनों में अंतर भी कई बार पूछ लिया जाता है।
तो धारा 14 की यदि हम बात करें तो धारा 14 में मन की, शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना तीनों सुसंगत बताए गए हैं, जबकि धारा 15 में केवल मन की दशा ही सुसंगत बताई गई है, क्योंकि इसमें विशिष्ट ज्ञान या आशय ही साबित किया जाता है। इसी तरह यदि हम देखें तो धारा 14 जो है उसमें विशिष्ट दशा दायित्व को साबित करने के लिए अनिवार्य बताई गई है। उसमें साधारण प्रवृत्ति जो है वो साबित नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम धारा 15 की बात करते हैं तो इसमें उस व्यक्ति की पूर्व में की गई कार्य या अपराध या यूँ कहें कि समरूप घटनाएं ही सुसंगत बताई गई हैं। और यदि हम अंतर की बात करें तो एक अंतर यह भी हो सकता है कि सामान्यतः धारा 14 जो है वो आपराधिक वादों में ही लागू की जाती है, जबकि धारा 15 जो है वह आपराधिक और सिविल दोनों मामलों में समान रूप से लागू होती है। हालांकि धारा 14 सिविल मामलों में भी अप्लाई की जा सकती है, लेकिन अधिकतर या सामान्यतः यह आपराधिक घटनाओं पर ही सुसंगति के विषय में प्रावधान करती है। तो ये कुल मिलाकर हमारी आज चर्चा थी। धारा 15 कार्य आकस्मिक था या शास्य था को स्पष्ट करने वाले तथ्य की सुसंगति, और धारा 14 मन की, शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना दर्शित करने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में अगले वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।